मित्रों, समय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय के आरबीएससी द्वारा अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे कैसे रिपीट होते हैं और कुछ प्रश्नों में कुछ बदलाव करके पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन काल में जो मंदसौर है, इस मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है दाड़मी, करड़, दसपुर और बिसपुर। इसका राइट आंसर है दसपुर। मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दसपुर के नाम से। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था, या यहां पर ऑप्शन में हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य हो। आगे बात करते हैं कि प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। ये प्रभावती गुप्त एक महिला है और एक किस वंश की प्रसिद्ध शासिका या रानी रही? यहां राजकुमारी नहीं पूछा है, तो ये वाकाटक वंश की शासिका थी, या जो इनका विवाह है वो वाकाटक वंश में हुआ था। यहां पर इतना ध्यान रखना है आपको। अगर ये पूछा जाए तो ये राजकुमारी जो है वह गुप्त वंश की है, ये ध्यान रखना है। ये गुप्त वंश की राजकुमारी है और इनका जो विवाह है वो वाकाटक वंश में हुआ है, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वाकाटक। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि मगध की राजधानी थी। इनमें से बताना है आपको कि मगध की राजधानी कौन था या कौन सा शहर था? चंपा, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों नहीं है, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहीं से रिलेटेड अगला प्रश्न क्या हो सकता है? बोर्ड जो एग्जामिनर होता है आसपास से प्रश्न पूछता है, तो वह पूछ सकता है आपसे कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना, और पटना बिहार की राजधानी है। ये ध्यान रखना है। मगध की राजधानी तो हो जाएगी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पूछे तो पटना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हरिसेन एक विद्वान का नाम है। हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे, या किस शासक के दरबार में राजकवि थे, या हरिसेन का संबंध निम्न में से किससे रहा है? तो सीधा सा डायरेक्ट आंसर देखेंगे समुद्रगुप्त। जहां पर पूछा जाए हरिसेन किसके राजकवि थे या किसके दरबार में थे, तो आपको आंसर लगाना है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन है? एक पुस्तक है, ग्रंथ है, इसके लेखक के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं, या उल्टा इसको पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट की एक रचना का नाम बताइए, तो आपको लिखना है हर्षचरित। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की। यह प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सुदर्शन सरोवर, या यहां पूछ लेगा सुदर्शन झील, सरोवर के साथ में झील भी, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया? यहां जो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शासकों के नाम हो सकते हैं, मंत्रियों के नाम हो सकते हैं, इनमें से किसने? और आरबीएससी जो मॉडल पेपर जारी करती है परीक्षा से पहले ब्लूप्रिंट के साथ, उसमें 2021-22 में इस प्रश्न को पूछा था, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो उसका नाम है रुद्रदामन। जिसने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया उसका नाम है रुद्रदामन, और रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है? तो शक वंश से। आपको यह ध्यान रखना है। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है? शक वंश से, और इन्होंने सुदर्शन सरोवर या झील का पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया। आगे बात करते हैं मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न पहले ही पार्ट से पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न हर बार आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का, वहां से या तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, कोई सा भी पूछ सकता है कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछता है कहां से कौन से साक्ष्य मिले,
या कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? ये तो आपको ढंग से याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां आपसे पूछा है कि मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है बनावली से। बनावली और राखीगढ़ी जो स्थित है, पर इसका यहां पर जो आंसर है वो होगा बनावली। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप यहीं से प्राप्त हुए हैं, बनावली से। उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु पूछी है। प्राचीन वस्तु, पुरावस्तु यानी प्राचीन वस्तु, और ये हो जाएगी यहां की मुहर। ये मुहर है, इसमें समझ में नहीं आए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु यहाँ की मुहर है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का स्थल वो पूछ ले। अभी बताया था मैंने आपको कि एक कोई सा भी स्थल हर बार एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछता है। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा स्थित है गुजरात में। नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ऐसे कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है। आपको याद रखने हैं स्थल, आपको करवा भी दिए जाएंगे यहां पर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है उसके पहले यानी प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। कनिंघम जो महोदय थे ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल रहे हैं। ये आपको याद रखना है। ये जरूरी नहीं हो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, या आपके रिक्त स्थान भी हो सकता है। 1 नंबर के प्रश्न में आपसे अलग से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 का प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की। यह आपको ढंग से याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित जो बाट हैं, उन बाटों की यहां पर जो मापने तोलने में काम आते हैं बाट, उन बाटों की बात हो रही है। इनकी आपकी 2 विशेषता पूछी मात्र। एक तो ये चर्ट है, यहां पर जिस पत्थर से इनका निर्माण होता है उस पत्थर का नाम है चर्ट। तो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और दूसरी बात करें तो किसी भी तरह के निशान से रहित थे और घनाकार थे। आकृति कैसी थी? घनाकार। एक तो इन पे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था और दूसरी बात इनकी जो आकृति है वह घनाकार थी। आप एक में लिख सकते हो, अलग लिख सकते हो। और किस पत्थर से बनाए गए? तो चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की 2 विशेषताएं पूछी हैं आपसे। विशेषताएं आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, लेकिन यहां पर जो प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2016 का प्रश्न है। बीच में दूसरा सिलेबस आ गया आरबीएससी में, और उससे पहले ये था आपके 13-16 तक। तो उसकी बात करें तो वहां पुराने पेपरों से लेकर अभी तक के प्रश्न इसमें जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। बोर्ड परीक्षा 2025 में 24-25 में राजस्थान बोर्ड 2016 का प्रश्न है। 2 विशेषता बतानी है कृषि प्रौद्योगिकी। देखो, पहला तो है खेत जोतने के लिए बैल तथा हलों का प्रयोग किया जाता था। तो खेत जोतने के बाद बुआई होती है। पहली बात तो ऐसे ध्यान रखनी है, सिंपल वे में याद रखना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। इतिहास को रटा नहीं जाता है। तो जोतने के लिए बैलों तथा हलों का प्रयोग किया जाता था। दूसरी बात है, हड़प्पा के जो निवासी हैं वो लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर को तिकोना करके या धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। यह भी याद रखना, कौन से औजारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर के और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। सीधी सी बात, डायरेक्टली आपको इतना सब याद नहीं हो कि लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फल को, तो डायरेक्ट याद रखिए पत्थर और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। 2 विशेषताएं सिंपल सी आप और भी याद कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा। अगली बात करते हैं, प्रश्न नंबर जो 14 है कि जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में उत्खनन के संदर्भ में क्या घोषणा की? यह प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले। उसी को दूसरे तरीके से पूछा है इन्होंने। देखिए कि जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में उत्खनन के संदर्भ में क्या घोषणा की? तो 1924 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ये हम पहले ही प्रश्न कर चुके हैं। उसकी लैंग्वेज अलग थी, यहां लैंग्वेज अलग है। आंसर वही है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है।
बस यही फर्क समझना है। एग्जाम में आपको प्रश्न वही होते हैं जो पुराने हैं, केवल उनको घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा आपको डाइवर्ट किया जाता है, आप डाइवर्ट हो जाते हो। आपको ढंग से अध्ययन करना है, समझना है प्रॉपर कंटेंट को, उसको रट्टे नहीं मारने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है कि उन दो पुरा स्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। यानी आपको ऐसे दो एग्जाम्पल देने हैं जिससे ये पता लगे कि हड़प्पा में कृषि में सिंचाई करने के लिए जल का संचय या जल को इकट्ठा या एकत्रित किया जाता था। तो यहां पर जो सोर्तगुई है अफगानिस्तान में और धोलावीरा जो गुजरात में, ये स्थल भी याद करने हैं आपको कि सोर्तगुई कहां पर है, अफगानिस्तान में। पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल सोर्तगुई कहां स्थित है, तो अफगानिस्तान में। ऐसे धोलावीरा है गुजरात में। यहां जलाशयों के जो अवशेष मिले हैं उनसे ऐसा पता लगता है कि संभवतः इनका प्रयोग जल संचयन हेतु किया जाता था और इस जल का जो प्रयोग है वो कृषि में किया जाता था। दो जगह से जलाशयों के अवशेष मिले, विशाल जलाशयों के, याद रखना है, सोर्तगुई अफगानिस्तान और धोलावीरा गुजरात से। यहां पर तो कृषि से संबंधित पूछा है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जल संचय से संबंधित अवशेष कहां से मिले हैं या जलाशयों के अवशेष कहां से मिले। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। जो पुरातत्वविद हैं जिन्होंने खोज करने का कार्य किया है, पुरावस्तुओं की खोज करते हैं, वो किस आधार पर मानते हैं कि खेत जोतने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में बैलों का प्रयोग किया जाता था। देखिए वहां की जो मोहरें हैं उन मोहरों पर रेखांकन हुआ है बैलों के चित्रों का। जो वहां की मृण मूर्तियां हैं उन पर बैलों का चित्रांकन है। उसके अलावा मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप बताते हैं कि संभवतः यहां हल से खेत को जोता जाता था और हल को बैलों के द्वारा चलाया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे, ये डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं दो पुरातत्ववेताओं के नाम लिखिए। 2013 बोर्ड का प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की नॉलेज अपने को होनी चाहिए। देखो आपसे दो पूछे, आप 3-4 याद कर लीजिए। पहला जनरल कनिंघम है, फिर जॉन मार्शल है, REM व्हीलर है। ऐसे भी तो पूछ सकता है इस प्रश्न को कि निम्न में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के पद पर नहीं रहे। तो आपको ज्यादा याद होंगे तभी पता लगेगा कि कौन रहे और कौन नहीं रहे। तो ये कनिंघम साहब, मार्शल साहब और व्हीलर साहब को आप भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा परीक्षा में मामला। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो लंबा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसकी बात कर रहे हैं और उसमें कितने चिन्ह हैं, संख्या पूछी है आपसे। तो बात करें, राजस्थान बोर्ड 2012 परीक्षा का प्रश्न है और उसमें जो चिन्हों की संख्या है वो 26 चिन्ह उसमें थे। याद रखना है 2012 में पूछ लिया, रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शिल्प कार्य प्रचलित थे या कौन कौन से शिल्प कार्य किए जाते थे। ये भी राजस्थान बोर्ड ने जो 2011-12 में परीक्षा से पहले मॉडल पेपर जारी किया था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहां की बात करें अगर हम शिल्प कार्यों की हड़प्पा सभ्यता की, तो यहां मनके बनाए जाते थे, शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म और मोहर निर्माण, बांट बनाना आदि कार्य किए जाते थे। आपको कुछ एक कार्य हैं जो दे रखे हैं, इनको याद कर लेना है, ज्यादा समस्या नहीं लेना, लोड बिल्कुल नहीं लेना, बस पढ़ते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहो, अध्ययन करते रहो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखे। कितना अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी है।
जो पुरातत्वविद हैं, प्राचीन खोज करने वाले, उन्होंने जो नगर खोजे उनमें से 4 नगर, हड़प्पा के 4 नगर याद होने चाहिए। सीधी सी बात है, आपको याद भी होंगे। एक तो हड़प्पा खुद ही है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, बनावली है, राखीगढ़ी है, बाकी बहुत सारे हैं, याद रखोगे तो। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं भाई? पुरातत्व की बार बार बात हो रही है, लेकिन ये पुरातत्व क्या है? प्राचीन जो तत्व है, प्राचीन जो क्या है तत्व, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? पुरातत्व। देखिए ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पहली बात तो जो पुरातत्व शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है पुरानी वस्तुओं का तत्व जानना, उनकी रक्षा करना। उनको क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है या वहीं पर कुछ उनकी रक्षा के लिए उपाय कर दिए जाते हैं जहां उनकी खोज की जाती है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग इसी कार्य को करता है। आर्कियोलॉजिस्ट की भर्ती भी होती है इसमें। कि पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है पुरानी वस्तुओं को जानना, तत्व नहीं तो भी जानना या उनके बारे में जानना और उनकी रक्षा करना। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न पूछा है बोर्ड परीक्षा में पहले कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, और अलग तरीके से तो पूछ सकता है। जैसे डायरेक्ट पूछ लिया पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द। वैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ तो पहले तो याद रखो कि ये एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, याद रखना है आपको। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वास्तिक और पहिया कुछ मुद्राओं पर प्राप्त होने से हड़प्पा वासियों का किस देवता की पूजा करने का अनुमान लगाया जाता है? स्वास्तिक और पहिया कुछ मुद्राएं जो थी उन पर अंकिता, उन पर प्राप्त हुआ और उससे हड़प्पा वासियों के बारे में पता लगाना है कि किस देवता की पूजा करते होंगे। अनुमान लगाना में पता नहीं है उस समय क्या हुआ था। ये जो भी ये पुरातात्विक सब अनुमान से बताती है या कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं। तो यहां पर देखो स्वास्तिक और पहिया प्राप्त होने से हड़प्पा वासियों का सूर्य की पूजा करने का अनुमान लगाया जाता है। सूर्य देवता जो है उनकी पूजा करने का अनुमान लगाया जाता है इन दोनों से। अब ये उल्टा पूछ ले आपसे कि किन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासी संभवतः सूर्य की पूजा करते होंगे, तो आपको बताना है कि कुछ मुद्राओं पर स्वास्तिक और पहिया जो प्राप्त हुए उस आधार पर ऐसा कहा गया है कि वो सूर्य की पूजा करते होंगे। अगला है कोट दीजी नामक हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? कोट दीजी पाकिस्तान में स्थित है। ये भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल कोट दीजी कहां पर स्थित है। अधिकतर जो स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए सिंधु घाटी सभ्यता के। तो ये इसकी खोज फजल अहमद ने की है, ध्यान रख लेना फजल अहमद को, ठीक है। किस विद्वान का मत है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। ये किसने कहा था कि मोहनजोदड़ो का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था? तो ये हंटर महोदय का मत है। उन्होंने ऐसा कहा था कि यहाँ का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा वासी कौन से पशुओं को पालते थे? जो जिन पशुओं को पालते थे उनकी बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर इनको पालते थे। ये तो अभी भी होता है, तो याद रह जाएगा। हड़प्पा की लिपि की कोई 2 विशेषता, इंपोर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं देखो। हड़प्पा लिपि चित्र लिपि थी, यानी इसपे चिन्ह बने हुए थे, चित्र संकेत ज्यादा बताए गए थे और इसमें चिन्हों की संख्या कई अधिक, चिन्हों की संख्या भी कई अधिक है यहाँ पर, और लगभग 375 से 400 के बीच में इनमें चिन्हों की संख्या थी, इसलिए इसको चित्र लिपि कहा गया है। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा की लिपि जो है वो चित्र लिपि है और इसमें चिन्हों की संख्या कई अधिक थी। यहाँ पर थोड़ी सी दिया भी है अपन ने 375 से 400 के बीच, चाहो तो लिख सकते हो। और ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये भी ध्यान रखना है। दाईं ओर से बाईं ओर जो लिखी जाती है वो किस लिपि की विशेषता है? तो हड़प्पा लिपि की विशेषता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक मोहरे कहां से प्राप्त हुई? ये पता होगा आपको, सर्वाधिक जो मोहरे हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। ध्यान रखेंगे, पता भी नहीं हो तो अब तो याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी वो सर्वाधिक मोहरे हड़प्पा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न,
देवाना पीए व पीएदस्सी का अर्थ बताइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मॉडल पेपर है 2021-22 में प्रश्न आया है, उसके बाद पूछा भी गया है, पहले पूछा गया है कि जो ये देवाना पीए या पीएदस्सी है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, देवाना पीए अर्थ देवताओं का प्रिय, देवाना पीए अर्थात देवताओं का प्रिय, तथा पीएदस्सी यानी देखने में सुंदर अर्थात प्रियदर्शी। अगर एक शब्द में कहना चाहते हैं, प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर अर्थात प्रियदर्शी। देवाना पीए व पीएदस्सी सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियां थी। ये भी याद रखेंगे इस प्रश्न में कि जो देवाना पीए हैं और पीएदस्सी हैं ये सम्राट जो अशोक हुए हैं, महान सम्राट, उनके द्वारा अपनाई गई उपाधियां हैं। और इनका अर्थ आपको पता है, देवाना पीए देवताओं का प्रिय और पीएदस्सी यानी देखने में जो सुंदर लगता हो, देखने में जो सुंदर हो अर्थात प्रियदर्शी। ये भी याद रखेंगे, प्रियदर्शी। इसके बाद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। बोर्ड परीक्षा 2016 का प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है, आ गया होगा। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध है, उसकी बात करी थी हमने, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान नाम पटना, ऐसे भी पूछ लेता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, आगे डैश डैश डैश, आपको वहां रिक्त स्थान में आ जाएगा, मगध भरना है। प्रश्न की नॉलेज होनी चाहिए, प्रश्न किस प्रकार से आता है। आप सीधे आंसर रटने लग जाते हो, आंसर रटने से कुछ भी नहीं होगा, पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए तभी तो आंसर देंगे। आंसर लिखेंगे किसका, प्रश्न तो पता होना चाहिए अपने को, ना आंसर देंगे किसका। देखें, मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, बोर्ड परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछ भी लिया कि मौर्य शासकों की जो राजधानी है या मगध की राजधानी है, बस इतना सा चेंज होता है प्रश्न में और कुछ भी नहीं होता है। यहां मौर्य शासकों की जगह वो क्या दे देगा, मगध दे देगा, ठीक है। और मगध की राजधानी का वर्तमान नाम क्या है। अब यहां तो पूछ लिया आपसे कि मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नाम भी दिया है, का वर्तमान नाम क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और बिहार की राजधानी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और बिहार की राजधानी। चलो आगे, अभी काफी लंबी हो जाएगी क्लास। भारत में सोने के सिक्के, ये 2013 बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है, उसके बाद भी ये रिपीट हुए हैं अभी के हाल ही के वर्षों में। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और तो जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब बताना है और कब और किस वंश के राजाओं ने जारी किए थे। 2013 का प्रश्न है, आ भी सकता है। तो याद रखना है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में ईसा में कुषाण राजाओं ने, याद रखना है, प्रथम शताब्दी ईसा में कुषाण राजाओं ने जो सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले पूछे हैं। तो अच्छा प्रश्न है, कुषाण राजाओं ने। एक भी पूछ सकते हैं किसने चलाए थे, तो कुषाण राजाओं ने, ठीक है। कब, यहाँ दिया हुआ है प्रथम शताब्दी ईसा में। तो याद रखना है, 2-3 बार रिपीट होता है ना प्रश्न, बार बार रिविजन करना जरूरी है। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में है, ईसा में सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किस शक राजा ने करवाया था। देखो, राजस्थान बोर्ड 2013, इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर पहले भी तो पढ़ा था कि जो सुदर्शन सरोवर है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। अपन ने डायरेक्ट पढ़ा था रुद्रदामन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। यहां इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न वही होता है, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, उसको घुमा दिया जाता है, आप घूम जाते हैं उसके साथ में और सब खत्म हो जाता है। फिर बाद में कहते हैं वहां तो प्रश्न की लैंग्वेज ही पता नहीं क्या आती, जब आपको यहां बताया जाता है तब आप ध्यान नहीं देते हो। देखिए, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में। अब इसी प्रश्न से समझना, यह भी तो पूछा जा सकता है कि सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार कब करवाया गया, तो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा में। किस शक राजा ने, तो शक शासक था वो जिसने भी करवाया था, यह भी बता दिया। कितना अच्छा है परीक्षा वाला, उसने ये भी बता दिया कि शक शासक था। तो देख लो, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार रुद्रदामन शक राजा ने करवाया। ये हम पढ़ भी चुके हैं, रुद्रदामन का संबंध वहीं बता दिया था मैंने आपको कि ये शक शासक है या शक वंश से इनका संबंध रहा है। और ये यहाँ पर समय भी याद रखना है, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और 2013 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा भी है। एक एक चीज को बारीकी से देखना है, आराम से इसको देखकर रिवाइज करिए। अभिलेख किसे कहते हैं,
ये भी मॉडल पेपर 2011-12 में पूछा हुआ प्रश्न है बोर्ड के द्वारा कि अभिलेख किसे कहते हैं। पहली बात देखो क्या ध्यान रखनी, अभिलेख जो होता है ना वो ठोस सतह पर बनाया जाता है, सतह या कोई आपका पत्थर हो सकता है, बर्तन जैसी कठोर सतह हो सकती है तक। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन, ध्यान से कि अभिलेख जो है पत्थर होगा, धातु होगा या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेख को कहते हैं। यानी कठोर सतह होनी चाहिए भाई, पत्थर तो कठोर होता है, धातु होता है, मिट्टी के बर्तन भी कठोर होते हैं, और इस सतह पर जो खुदे लेख हैं उसी को ही तो क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। और जो लोग खुदवाते हैं, इनको जो खुदवाते हैं, जो लिखवाते हैं, उसकी बात करें, उनकी इनमें उपलब्धियां होती हैं अभिलेखों में, इनको जो लिखवाते हैं उन्हीं की उपलब्धियां होती है, लिखते नहीं हो, ऐसा खोदते थे पहले, लिखते नहीं थे। महाजनपद की दो प्रमुख विशेषता, महाजनपद की बहुत सारी विशेषताएं, भाई मगध की विशेषता याद हो तो भी काम चल जाएगा आपका। और महाजनपद यहां से प्रश्न अवश्य आना है आपके परीक्षा में, ज्यादा समय नहीं है, हाफ ईयरली तो आ गई है। देखो एक राजा का शासन होता था, महाजनपद में जो नियंत्रण प्रणाली थी वो एक राजा के पास केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा तो नीचे प्रशासन उनकी व्यवस्था होती थी प्रशासनिक, ठीक है। पहले विशेषता जो क्या है कि एक राजा का शासन होता था, प्रत्येक एक राजधानी होती थी, वो किले बंद होती थी, ठीक है। प्रत्येक जो महाजनपद है उसकी एक राजधानी हुआ करती थी। शासक टैक्स, कर, टैक्स भी लिख दिया अपने, कर भी लिख सकते, और भेंट, भेंट वसूलते नहीं है भाई, भेंट तो प्राप्त करते हैं, कर वसूलते थे और भेंट प्राप्त करते थे, ठीक है। और पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन लूटते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। ये आपके अकॉर्डिंग आप ऐसा भी लिख सकते हो यहां पर। तो एक तो शासन, एक राजा का एक राजधानी हुआ करती थी प्रत्येक महाजनपद की, शासक टैक्स तो वसूलते थे और भेंट प्राप्त करते थे। अगली बात, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन लूटते थे और साम्राज्य का विस्तार करते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना। देखो, अशोक के धम्म के कोई दो सिद्धांत लिखिए। अशोक का जो धम्म है उसमें जो बातें हैं उनका जिक्र हो रहा है यहां पर। और राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर 2011-12 का प्रश्न कितना पुराना है पूछ ले तो। देखो वो कहता है उसमें उन्होंने बनाया, कलिंग के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया रक्त को देखकर, तो इन्होंने एक धम्म की रचना की जो नैतिक सिद्धांतों की बात करता है। अशोक का धम्म नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। नैतिक सिद्धांत कौन से होते हैं आप जानते हो, नैतिकता क्या होती है। देखो, बड़ों का आदर करना चाहिए भाई। दूसरी बात, दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए। जरूर नहीं अपने हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो या बौद्ध धर्म के हो, अपने नहीं कैसे अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए, सभी देश के नागरिक हैं। सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता, इनको दान देना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, ऐसा अशोक का मानना है। ये हृदय परिवर्तन होने के बाद की बात है। दो लिपियों का जिक्र करें, और फिक्र हो रही है एग्जाम की तरफ, जिक्र की बात कर रहे हैं जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। आपसे पूछा है उन दो लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। और ऐसा प्रश्न देखने पर अपनी फिक्र बढ़ जाती है भी आएगा या नहीं आएगा। आएगा बिल्कुल। देखो इधर, सम्राट अशोक के अभिलेखों में एक तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि जो अशोक हैं उसके अभिलेखों में किन लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि। थोड़ा बोलने में मिस्टेक होगी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि याद रखना है आपको, ठीक है। उल्टा प्रश्न पूछ ले तो टेंशन नहीं लेनी पड़। देखो नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न आ गया, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के। ये बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न रहा है भाई, राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछ लिया, बाद में भी पूछ लिया अपन ने, ठीक है। शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे। शासकों की जो प्रतिमा होती है और नाम के सिक्के, नाम चलाने के लिए ना, नाम तुम्हारा भी चल सकता है, रिजल्ट अच्छा होगा। सर्वप्रथम किस राजवंश के, राजवंश पूछा है, नहीं राजा का नाम नहीं पूछा अपने से, ठीक है। देखो
कुषाण, कुषाण बड़े खतरनाक आदमी। सोने के सिक्के अपने चला दिए, नाम के प्रतिमा के सिक्के इन्होंने चला दिए, तो अपन यही याद करेंगे। ठीक है, देखो कुषाण राजवंश के राजाओं ने जारी की, सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। ठीक है, उसके बाद नाम के और प्रतिमा के सिक्के भी किसने चलाए? कुषाणों ने चलवाए। तो 3 प्रश्न तो इतने खत्म हो गए, प्रतिमा, नाम और सोने के सिक्के। कौन है? ये कुषाण। देखो अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद, महाजनपद कितने पहले तो याद रखना है, संख्या तो याद होनी चाहिए। तो कितना समझदार है वो देखो, पहले संख्या दे दिया आपको, 16 है साहब, 10 और 6 16 होता है। महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो बौद्ध ग्रंथ आता है अगुत्तर निकाय, दिया हुआ है यहाँ, अंगुत्तर या अगुत्तर, अगुत्तर, ये अंगुत्तर हो रहा है, इसको ये सही है ज्यादा, अगुत्तर निकाय, ध्यान रखना है। ये बौद्ध ग्रंथ है। और हालांकि आप ये भी लिख सकते हो, यहां तो बौद्ध पूछा है आपसे, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बड़े ध्यान से याद रखना है इन चीजों को। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, बारीक चीजें दिखाई नहीं देते, बड़ी चीजें सभी को दिखती हैं। हो क्या रहा है? हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार इधर। ठीक है, चलो ये तो इतना खास प्रश्न नहीं है। किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है? अच्छा प्रश्न। देखो गंगा, सोन, पुनपुन या गंडक, आप कुछ भी लिख दो फिर। ठीक है, गंगा, सोन और पुनपुन या गंडक नदियों के संगम पर स्थित। ये क्या है? सोच रहे होंगे पुनपुन क्या आ गया? नाम गंडक नदी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस अभिलेख से अशोक द्वारा, अब पहली बात है देखो आप, अशोक ने कलिंग, कलिंग कहां है साहब? पहले प्रश्न थे, कलिंग उड़ीसा में स्थित है। याद रखेंगे, कलिंग का युद्ध लड़ा व्यापार के उद्देश्य से, सीमाओं के विस्तार के दृष्टि से अशोक ने, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इतना नरसंहार देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने धम्म की रचना की, जिसमें हमने पढ़ा नैतिकता के सिद्धांत, अभी वहां की बात हो रही है। देखो किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है? लास्ट की बात करेंगे अपन। तो अशोक का जो 13वें नंबर का जो शिलालेख है, शिलालेख अभिलेख कुछ भी बोलो, से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। और डायरेक्ट पूछ ले तो कि अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8वें वर्ष में। और 13वें अभिलेख या शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, कलिंग विजय की जानकारी 13वें शिलालेख अभिलेख से। और बात करें यहां पर तो 8वें वर्ष में राज्याभिषेक, राजा बनने के बाद की बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, मैं युद्ध तो लड़ाए भाई ने, कुछ भी हो जाए। देखो मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022, अब लेटेस्ट है, चर्चा में है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, कोरोना के बाद अटैक कर दिया। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में किया गया। 200 याद कर लेंगे। ठीक है, पहले पूर्व लगाएंगे, बाद में केवल ईस्वी लगाएंगे। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य आपके जो मनुस्मृति का संकलन किया गया, आरंभिक भारत का एक विधि ग्रंथ रहा है आपकी मनुस्मृति, तो याद रखना है इसको भी, है ना। मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में, पैतृक संपत्ति पिता की संपत्ति, ये कंफ्यूज कर देते हैं शब्द। पैतृक यानी पिता की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियां, महिलाएं है ना, पता कि लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं है, लड़कियां भी इधर ही है। महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान यानी क्या लिखा गया है उसमें? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में देखो अच्छे अच्छे प्रश्न है। मनुस्मृति को टारगेट करता है, मनुस्मृति पूछ रहा है, देखना अभी। तो इसमें कहा है कि मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। गलत बात है भाई, ये मनुस्मृति ने कहा कि पैतृक जो संपत्ति है उसमें महिलाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं है, परंतु अब परंतु आ गया तो कुछ होगा, परंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पिता की जो संपत्ति है स्त्रियों पर उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन महिलाओं स्त्रियों को जो विवाह के समय उपहार मिलते थे उन पर उनका अधिकार है।
और उसी को हम स्त्री धन के नाम से भी जानते हैं। तो इतना याद रखना है कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, संपत्ति में पिता की में, लेकिन उपहार गिफ्ट जो है वो महिलाओं के संपत्ति मानी गई है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हो? हमें तो बताने की जरूरत नहीं है, पूछ क्या रहा है, ये 2022 में पूछा। देखो बहिर्विवाह यानी बाहर, बाहर विवाह करना, बाहर किसके? गोत्र के बाहर। देखिए गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है। बहिर्विवाह का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, बहिर यानी बाहर, और गोत्र किसके बाहर? गोत्र के बाहर। गोत्र के बाहर विवाह करना ही क्या कहलाता है? बहिर्विवाह कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इजी प्रश्न होते हैं और इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। देखो अष्टाध्यायी ग्रंथ, संस्कृत के आगे इधर, संस्कृत के विद्वान थे ये, विद्वान कौन? पाणिनि। इसको पता लग गया ऐसे। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? 2021-22 मॉडल पेपर में पूछा है प्रश्न, तो ये पाणिनि ने की। ये वही पाणिनि है जिन्होंने भगवान महेश, भगवान शंकर की सेवा की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इन्होंने, भगवान महेश ने डमरू बजाए, महेश्वरी सूत्र की रचना उसी से, उनसे तो ध्वनि निकली है। ठीक है, तो पाणिनि से इनको याद रखना है, भगवान पाणिनि कहिए इनको, तो अष्टाध्यायी की रचना की है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, नाम देखो आप, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? वंश का नाम ही बताना है और कुछ नहीं करना। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी शासक हैं तो किस वंश से संबंधित हैं या किस वंश के हैं? बोर्ड परीक्षा 21-22 मॉडल पेपर कह रहा है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक था। एक और प्रश्न इसके साथ में क्लियर करेंगे, ऐसे पूछ लेता है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये रहा गौतमी पुत्र सातकर्णी। फिर पूछेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था, किससे संबंधित था? तो सातवाहन वंश से, और उसके सबसे प्रतापी शासक भी रहे हैं। प्रतापी तो भारी। ठीक है, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों में रखते हैं? ये भी 21-22 मॉडल पेपर में पूछा इन्होंने। देखो जो इतिहासकार है महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को दो जो शीर्षक हैं उसमें इसको रखते हैं। देखिए एक तो आख्यान है और एक उपदेशात्मक, कथा और कहानियां जो होती है उस टाइप से, आख्यान और उपदेशात्मक। बहिर्विवाह पद्धति की कोई दो विशेषता, 2016 बहिर्विवाह, अभी तो पढ़ाया था बहिर्विवाह, बहिर्विवाह बाहर विवाह, किससे बाहर? गोत्र से बाहर। देखो अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। गोत्र के बाहर जब विवाह कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम आयु की कन्याओं तथा स्त्रियों का जीवन सावधानी से नियंत्रित किया जाता था। ये बहिर्विवाह की बात हो रही है, ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम आयु की कन्याओं तथा स्त्रियों का जीवन सावधानी से नियंत्रित किया जाता था बहिर्विवाह में। ठीक है, वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताइए। राजस्थान बोर्ड 2016 कितने आपके एग्जाम दे कि आप 11 अपन मॉडल पेपर कहां से ले रहे हैं? 11 से 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 वाले ये मॉडल पेपर में आप इतने सारे प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न आएंगे कहां से? और ये सीरीज लंबी चलेगी, पूरे करवा दिए जाएंगे आपको अभी तक जितना भी पूछा है। बाकी विषय का भी प्रयास करेंगे कुछ समय में, 1-2 दिन लगेंगे, मंडे से सोमवार मंगलवार, जब से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम शुरू करेंगे बाकी टीचर से भी। देखिए वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताइए। वर्णों की संख्या 4 थी, फिक्स डिपॉजिट 4, परंतु जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अब ये याद करने के थोड़ी है यार, वर्ण 4 थे तो वर्णों की संख्या निश्चित थी, यूं बोल दो, जरूरी थोड़ी 4 लिखो, परंतु जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में अंतर विवाह आवश्यक नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था में अंतर विवाह अनिवार्य होता है। अपनी जाति के अंदर विवाह करना जरूरी है, बाहर कर लिया तो बहिर्विवाह हो जाएगा। याद रखना है वर्ण व्यवस्था में अंतर विवाह, अपने वर्ण में विवाह जरूरी नहीं, लेकिन जाति व्यवस्था में आज भी है भाई, लेकिन काफी हद तक एडवांस हो रहे हैं अपने। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ये 2014 का प्रश्न है।
बोर्ड वाले ने पूछा। व्यक्ति कार्य तो कब 1919 ईस्वी में। संस्कृत के एक विद्वान व्यक्ति है वीएस सुखतांकर, इनके नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया, ये याद रखना है आपको। फिर आ गया बहिर्विवाह, तो बहुत पूछ रहे हैं बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं, यह अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है। अब 2013 का प्रश्न है, बहिर्विवाह वही बहिर्विवाह, अंतर्विवाह जाति के अंदर विवाह, बहिर्विवाह जाति से बाहर विवाह। तो समस्या नहीं, शब्द पे ध्यान दीजिए। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति है। अंतर्विवाह पद्धति में विवाह गोत्र कुल जाति के मध्य ही होता है। देखो यहां लिख दिया मैंने गोत्र, इधर क्या लिखा गोत्र कुल जाति, तो ये समझना है इस बात को, है ना भाई। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना तो बहिर्विवाह हो जाएगा, लेकिन अंतर्विवाह में क्या होगा, अपनी जाति कुल गोत्र उसी के मध्य होता है, यानी उसी आपस में विवाह करना होता है आपको। अंतर्विवाह में बाहर नहीं कर सकते आप, जाति व्यवस्था की बातें यहाँ दे दिया, कुल भी दे दिया, गोत्र भी दे दिया, जाति भी दे दिया, समझ जाना है आपको, ठीक है। बहिर्विवाह का उल्टा कर दो, जस्ट बाहर नहीं करना अंदर करना है। स्त्री धन, वो बात आगे गिफ्ट को परिभाषित कीजिए। स्त्री धन को 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखो विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना गया है। मनुस्मृति में कहा है कि विवाह के समय कि पैतृक संपत्ति में आपका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन विवाह के समय जो आपको गिफ्ट उपहार मिलते हैं उन पर आपका स्वामित्व है, उनके स्वामी आप ही हो और बन भी नहीं सकते। इसे स्त्री धन की संज्ञा दी गई है। इन्हीं मिले उपहारों को क्या कहा जाता है, स्त्री धन कहा गया है। प्रश्न तो सिंपल है, कंफ्यूज करते हैं। किस राजवंश के राजाओं को उनके मात्र नाम से, देखो सातवान अथवा भी है इधर, तो किस राजवंश के राजाओं को उनके मात्र नाम यानी माता के नाम से पहचाना जाता था, चिन्हित किया जाता था। अथवा क्या है कि किस ये 2016 में पूछ लिया, ये 15 में पूछ लिया, 12 में पूछ लिया, अब लो प्रूफ, बार बार प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। किस राजवंश में राजाओं के नाम के पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था, उसी प्रश्न का यूं मानो कि हिंदी अनुवाद कर दिया, इधर मात्र नाम माताओं का नाम कर दिया। तो ये जो है सातवान जो राज्य में राजाओं के नाम के पूर्व माताओं का, यानी सीधी सी बात है सातवाहन जो राजवंश है, सातवाहन जो राजवंश है उसके राजाओं के नाम से पूर्व या पहले माताओं का नाम लिखा जाता है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसका नाम तो श्री सातकर्णी है, आगे माता का नाम है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। देख लीजिए, नाम को ढंग से पढ़ लीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो एक ही प्रश्न देखो कितनी बार पूछ लिया यार, 16 में पूछ लिया, 15 में पूछ लिया, 12 में पूछ लिया, तो आप ही पूछेंगे। अब समझ जाओ क्या करना है, याद करना है इनको। ये फिर देखो 15, 12 2 बार। मनुस्मृति के आधार पर पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन या अर्जित करने के कोई 4 तरीके बताइए। पुरुष कहां कहां से संपत्ति को इकट्ठा कर लेते थे, मनुस्मृति इन्होंने सब लिखा है भाई, इनका कुछ नहीं। देखो आप लिखा क्या, कहां कहां से पुरुष संपत्ति का अर्जन करते थे, अर्जित करते थे। एक तो विरासत से प्राप्त संपत्ति, पहले से जो अपने पिता से पैतृक जो संपत्ति होती है, विरासत से प्राप्त संपत्ति पुरुषों के लिए। दूसरा खोज द्वारा, रिसर्च करी इन्होंने, निवेश कार्य द्वारा खरीद की गई, हम खुद खरीद सकते हैं पुरुष, उसकी बात हो रही है। सज्जनों द्वारा भेंट में प्राप्त, हो सकता है किसी ने आपको गिफ्ट कर दी हो। अगली बात है कार्य करके प्राप्त संपत्ति, मेहनत के दम पर जो प्राप्त संपत्ति, कार्य करके प्राप्त संपत्ति, बड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति, आप भी करो मेहनत। महाभारत कालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्या, वो समस्या इधर तो अभी भी है, महाभारत की क्यों बात करते, अभी भी समस्या है महिलाओं, विभिन्न समस्याएं लिखी। महाभारत काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। उस समय पहले के समय में महिलाओं की स्थिति निम्न थी महाभारत काल में, आज भी है लेकिन अब आगे आ गई, सरकारें ज्यादा ध्यान देती। बहुपति विवाह का प्रचलन आपने सुना है, पांडव 5 द्रौपदी 1। तो बहुपति यानी महिला के एक से अधिक जो पति होते हैं उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। किसी महिला के एक से अधिक जो पति होती उस प्रथा को हम कहते हैं बहुपति प्रथा। ये महाभारत के समय प्रचलित थी और महिलाओं की एक समस्या रही है। एक तो ये कि इनको स्थिति जो है महिलाओं की महाभारत के समय निम्न थी, अगली बहुपति प्रथा, ठीक है, एक से अधिक पति। पैतृक संसाधनों में स्त्रियों की हिस्सेदारी न होना, मनुस्मृति में कहा ना कि पिता की संपत्ति में महिलाओं का
कोई स्थान नहीं है, केवल जो विवाह के समय उपहार मिलते हैं उसी पर महिलाओं का हक है, जो गिफ्ट होता है। नेक्स्ट, रक्त संबंधों की उपेक्षा की जाती थी और जुए में स्त्रियों को दांव पर लगाना। महाभारत में आपने अच्छे से देखा होगा, युधिष्ठिर जुए में स्त्री को ही दांव पे लगा दिया। ठीक है, तो ये तो आपको आसानी से याद हो सकती है महिलाओं के लिए। अभी महिलाएं खतरनाक है, बस झांसी की रानी आगे बाद में देखो। कुल और जाति में क्या भिन्नता है, वो 11-12। बेटा ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। और एक ऐसा है कि हाफ ईयरली यानी एक क्विक रिवीजन हो जाता है, सारे जो चैप्टर्स हैं कुछ ही दिनों में आपके पूरे करवा देंगे छोटे छोटे। उसके बाद हम बड़े प्रश्न 3 और 4 नंबर के प्रश्न लेंगे। कुछ समय बाद अंग्रेजी है, हिंदी है, जो भी विषय हैं आपके कंपलसरी के, बाकी और भी जो विषय हैं, राजनीति है, इसके अलावा ज्योग्राफी है, इनके भी हम ओल्ड प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ से अच्छा पेपर बैठता है भाई। स्मार्ट स्टडी एक तरीका होता है। अब ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, अपने को परीक्षाएं पास में आ गई हैं, थोड़ा रिवीजन भी फास्टली करना है अपने को। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जो कुल शब्द हैं वो केवल परिवार के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जाति का प्रयोग सगे संबंधियों, जितने भी रिश्तेदार हैं, सीधी सी बात है, और बड़े समूह के लिए होता है। यहां देखो, कुल केवल परिवार के लिए शब्द का प्रयोग किया है, और जाति जहां आ जाए और सगे संबंधी, एक बड़ा समूह, यानी सारे रिश्तेदार आ गए एक जाति में। अगला है, गीता में कितने अध्याय श्लोक, 18 अध्याय 700 श्लोक है। नियोग प्रथा से क्या आशय है, देखो ये प्रश्न देखो आप। पति से संतान की प्राप्ति न होने पर देवर अथवा अन्य किसी पुरुष के साथ संपर्क से संतान प्राप्ति क्या कहलाती है, नियोग प्रथा। जब पति से आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो या तो देवर अथवा अन्य किसी पुरुष के साथ भी संपर्क से जो संतान प्राप्ति होती है उसे नियोग प्रथा कहा जाता है। आगे देखो, मंदिर स्थापत्य कला में गर्भगृह, नीचे वाला भाग, शिखर ऊपर वाला भाग। ठीक है, आप क्या समझते हैं? और 2014 का प्रश्न है, सीधी सी बात। एक तो मंदिर में नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग। देखो लिखना कैसे, ऊपर नीचे थोड़ी लिखना है। वहां शुरू के मंदिर जो शुरू में बनाए गए थे उनकी बात हो रही है। शुरू के एक मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, और उस चौकोर कमरे के रूप में जो मंदिर थे उसी को तो क्या कहते हैं, गर्भगृह, नीचे वाला भाग। और जो गर्भगृह है इसके ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया गया। ठीक है, ये देखिए ऊंचा ढांचा, जिसे शिखर कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, शिखर। ऊपर आपको भी शिखर पे जाना है भैया ना, शिखर बहुत आगे जाना है अपने को। ठीक है, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति, बोर्ड परीक्षा 2000, जो संघ है उसकी संचालन पद्धति को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, देखो बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। गण और जो संघ होते हैं उनकी परंपरा पर ही आधारित थी। एक बात याद रखना, गण और संघ इसी की परंपरा पे इसकी संचालन पद्धति आधारित थी। दूसरा, इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। जब बौद्ध संघ में क्या होता था, लोग जो क्या करते थे, बातचीत करते थे और अपने मत को एक करने का। ये क्या हो रहा है, देखो एक सेकंड, वो दिख ही रहा होगा वैसे भी। चलो देखो, इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एकमत हो ही नहीं पाता। इंसानों की आदत खराब होती है भाई, वो एकमत किसी भी हालत में कभी कभी नहीं हो पाते हैं। ठीक, अधिकतर नहीं हो पाते, पर देखो कभी नहीं होते होंगे यहाँ तो। अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान वो पहले भी करते थे, मतदान आज ही नहीं करते थे जिताने के लिए। भाई हमारा फैसला है, हमारा ये, ऐसी स्थिति जब आ जाए जब क्या होता है, मतदान किया जाता है, जिसको ज्यादा वोट मिल जाए वही फैसला कायम है। ये बौद्ध संघों में भी हुआ करता था और वहीं से पट के हमने सीख लिया। रे देखो, बुद्ध के जीवन से जुड़े बोध गया और चारों ही स्थान याद करने अपने को, तो दो ही इधर तो बोध गया और सारनाथ। 2013 में पूछा है नामक स्थानों का महत्व तो बताइए। तो बोध गया महात्मा बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, सभी को दिया। फिर सारनाथ, नाथ मेरे नाथ, यहाँ प्रथम उपदेश दिया आपने। ठीक है, बोध गया, यहां तो बहुत ज्ञान लिया। ठीक है, सारनाथ में क्या किया, प्रथम उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्त किया और फिर उपदेश दिया सारनाथ में। और यदि आप, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हैं, भोपाल की यात्रा करेंगे तो वहां किस बौद्धकालीन स्तूप को देखना चाहेंगे?
यदि आप भोपाल की यात्रा करेंगे तो वहां किस बौद्धकालीन स्तूप को देखना चाहेंगे? अब तुम कहते हो कि हम तो करेंगे ही नहीं यात्रा, तो देखेंगे कैसे? अब परीक्षा वाला दिखा रहा है तो देख लो ना। देखो, यदि हम लिखना भी है, हम लिखना है अपने को, जाए नहीं जाए लिखना जरूर। हम भोपाल की यात्रा करेंगे तो वहां सांची के स्तूप को देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे अगर जाएंगे तो। इतिहास वाले यार, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न नहीं आया क्या? देखो, थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ किस पिटक का हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। सीधा जमा दो इधर, सुत्त पिटक थेरी गाथा। थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। 3 है त्रिपिटक। बुद्ध के समय और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म तेजी से प्रसारित फैला। क्यों फैला ये पूछ रहा है। बौद्ध धर्म के सहज, सरल एवं बोधगम्य सिद्धांतों के कारण, अच्छा सहज है, सरल है तो तरक्की करेगा। देखो, बोधगम्य सिद्धांतों के कारण यह न केवल भारत में और श्रीलंका में भी गया ना, अपितु एशिया के और भी अन्य देश हैं, वहां तेजी से इसका फैलाव हुआ या प्रसारित हुआ। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न ही खत्म हो गए। देखिए, इस चैनल से जुड़िए, आपको आगे भी इतिहास की, भूगोल की है, हिंदी, अंग्रेजी है, और इसके अलावा जो भी है आप बताइए, वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और अच्छे साबित होंगे आपके लिए।